कक्षा 8 मॉडल पेपर 4 है हमारे पास कशिश मैथ क्लास का। अब पहला सवाल देखिए, ये लिखा है परमेय संख्याओं के लिए परमेय संख्या योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक कौन सा होगा? ए में 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है और डी में -1 है। इसका उत्तर होगा हमारे पास ए। देखिए, ये योज्य तत्समक क्या होता है कि परमेय संख्या में क्या जोड़े कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी कि किसी संख्या में हमें क्या जोड़ना है वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसको बोलते हैं योज्य तत्समक। जैसे ए के अंदर हम 0 जोड़ेंगे तो वापस 1 ही प्राप्त होगा, 10 के अंदर हम 0 जोड़ेंगे तो वापस 10 प्राप्त होगा, 50 के में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 50 प्राप्त होगा, 75 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 75 प्राप्त होगा, 75 में 0 जोड़ने पर 75 प्राप्त होगा। तो योज्य तत्समक का मतलब होता है कि परमेय संख्या में हमें क्या जोड़े कि वापस हमें क्या प्राप्त हो जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो योज्य तत्समक होता है 0। किसी भी परमेय संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो वापस वे परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसके अंदर क्या होगा? ये ए राइट होगा। दूसरा सवाल है, रैखिक समीकरण का उदाहरण है। ये देखो, x + 2y = 1 और 3y + z = 4y, 3x + 7 = 2x और ये सभी। इसमें लिखा है एक चर वाला, एक चर। देखो, यह x और y है, ये 2 चर है। b के अंदर y और z है, ये 2 चर है। ये x + 7 और 2x, ये एक चर है। यह सभी। तो एक चर किस में है? ये है 3x + 7, यहाँ भी x वाला चर है। यहाँ x y 2 है या y z 2 है। तो हमारे इसके अंदर एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है एक चर वाला। तो कौन सा होगा? से राइट होगा। 3x + 7 = 2x। इसमें एक ही राशि अज्ञात है, चर राशि है। रैखिक समीकरण जिसमें एक चर हो उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें एक चर, जैसे x + 3 है, ये x + y, ये 2 चर वाला हो गया। ये एक अज्ञात राशि है, x y 2 चर वाला है। ये जो रैखिक समीकरण तो है लेकिन इसमें 2 चर वाला है। हमें पूछा एक चर के अंदर या तो सिर्फ x होना चाहिए या y होना चाहिए या z होना चाहिए। यहाँ x y 2 है तो ये 2 चर वाला है। यहाँ देखिए x और y है तो ये 2 चर वाला है। यहाँ y और z है तो ये भी 2 चर वाला है। इसमें सारे में x अकेला ही है तो ये 1 चर वाला है। तो इसके अंदर ये से राइट होगा। तीसरा सवाल देखिए, चतुर्भुज जिसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वे चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसके अंदर दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वे चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के अंदर विकर्ण बराबर होते हैं और आयत के अंदर विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये इसमें दोनों से राइट होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सी, यानी से लिखेंगे। इसके अंदर से राइट है। वे चतुर्भुज जिसके अंदर दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो कौन कौन सा होता है वो? एक तो वर्ग होता है और एक आयत होता है। 35 का वर्ग क्या होगा? 35 का वर्ग क्या होगा? तो 35 का वर्ग करना है तो 35 को 35 से गुणा करेंगे। तो 35 को 35 से गुणा करने पर क्या आएगा? 1225 आएगा। या हमने 35 को 35 से गुणा किया तो 1225 आया। तो यह 35 का वर्ग क्या होगा? 1225 ए राइट है। तो इसके अंदर हमने लिखा ए सही है हमारा। वीडियो को आप लाइक करना है और कमेंट करना है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, कौन से सवाल में दिक्कत आ रही है वो मेरे से पूछ सकते हो। बट्टा दिया जाता है, बट्टा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर या सभी पर। तो जो बट्टा है ना वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य ए राइट है। तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात होता है। तो बट्टा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। इसका उत्तर ए राइट होगा। छठा लिखा है 3x, यहाँ लिखा बंद कोष्ठक में 4 - 2y का गुणनफल होगा। तो ये गुणनफल करते हैं तो ये 3x = 4 - 2y है। तो -3x को 4 से गुणा करेंगे तो -3 × 4x, तो माइनस के 12x हो गया। -3x को -2y से गुणा करेंगे तो सबसे पहले आपको माइनस से गुणा करना, तो क्या आ जाएगा? प्लस। अब 3 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। अब x और y को गुणा करेंगे तो xy आ जाएगा। तो माइनस के 12x + 6xy होगा। देखो, -3 और 4 को इंटू किया तो -3 और 4 को इंटू किया तो आ गया 12, माइनस के और x का x लिखा। अब -3x को -2y से गुणा करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं? माइनस को माइनस से गुणा किया तो हो गया प्लस, 3 को 2 से गुणा किया तो हो गया 6 और x को y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास xy हो जाएगा। तो -12x + 6xy, इसमें कौन सा होगा? ये रहा -12x माइनस के 6xy, माइनस का 12x + 6xy, 7x - 5yx और ये -12x + 6y। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा? ये होगा -12x + 6xy। इसके अंदर ब राइट होगा, बी सही है। तो ब हमने लिख दिया, ब 2 नंबर वाला सही है तो ये लिखा ब है। 512 के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा?
512 है, इसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 2, 7, 8, 1, ये कौन सा होगा? तो 512 का हम घनमूल ज्ञात करते हैं। पीछे 2 है तो 2 का भाग दिया, 2 का भाग 512 में गया 256 बार, फिर 2 का भाग दिया 128 बार गया, फिर 2 का भाग इसमें 64 बार गया, 2 का भाग 64 में 32 बार जाता है, 2 का भाग 32 में 16 बार गया, 2 का भाग 16 में 8 बार गया, 2 का भाग इसमें गया 4 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। घनमूल में 3 संख्या का एक जोड़ा होता है, तो ये 3 संख्या का एक जोड़ा यहाँ लिखा 2, इन 3 संख्या का एक जोड़ा को हमने यहाँ लिखा, इन 3 संख्या एक जोड़े को हमने यहाँ लिखा, फिर गुणा किया 2 × 2 × 2 8। तो हमारे पास यहाँ 512 की घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ अकेले 8 ही है तो ये लिखेंगे 8 से राइट है। तो 512 के घनमूल में इकाई का अंक होगा हमारे पास 8 होगा, तो ये 8 लिखा। 8 को 3 बार लिखकर इंटू करेंगे तो 512 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, ये लिखा 5 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 को लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हमारे पास देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ए की घात m घात पर घात हो तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो m और n को गुणा करने की, तो इसी प्रकार से 5 की घात 3 × 2 की घात 2 और ये 2 है, तो घात पर घात हो तो हम गुणा करेंगे। तो पहले 5 लिखा हमने यहाँ, फिर 3 को 2 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? हमारे पास 6 आया। फिर 2 को इस 2 से गुणा कर देंगे, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया हमारे पास? 4। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 5 की घात 6 गुणा 2 की घात 4। तो 5 की घात 6 2 की गुणा 4, ये राइट है। तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा, ये सवाल सही है, ये सही होगा। अगला सवाल है -5/7 -2/3 को हल होगा। तो ये संख्या बटे में लिखी, तो 7 और 3 का हम क्या करते हैं? लसब लेते हैं। 7 और 3 का लसब आ गया हमारे पास 21। अब हम क्या करेंगे? 5 को 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 7 का भाग 21 में जाता है 3 बार, या 5 को 3 से गुणा किया तो हम लिखेंगे -5 गुणा 3। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे -2 × 7, और 7 और 3 को गुणा किया तो इसका आ गया 21। वापस देखिए, हर के अंदर लिखा है 7 3 है, तो 7 और 3 को गुणा करके यहाँ लिख दिया 21 आ गया। अब इसका तीसरा गुणा करेंगे, -5 को 3 से गुणा किया तो लिखेंगे -5 गुणा 3। अब -2 को 7 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे -2 गुणा 7। 5 और 3 को गुणा किया तो -15, -2 और 7 को गुणा करके -14, बट्टे में लिख दिया 21। अब ये दोनों संख्या माइनस की है, 15 भी माइनस का है और ये 14 भी माइनस का है, तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? -29 हो गए। बट्टे में क्या लिखेंगे? 21, -29/21। ये 1 नंबर का सवाल है। अगला सवाल देखिए, वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 135 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाता है। ये छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 135 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाता है। तो घन के अंदर हम क्या करते हैं? 3 संख्या को एक जोड़ा बनाते हैं ना। तो 135 है, 5 3 8 1 9, इसमें 3 का भाग जाता है। मालूम कैसे चलेगा कि इसमें 3 का भाग जाता है? तो इन तीनों को संख्या को जोड़ेंगे, 5 5 3 8 8 1 9, 3 के पाड़े में 9 आता है। तो 3 का भाग 135 में गया 45 बार, 3 का भाग 45 में गया हमारे पास 15 बार, 3 का भाग 15 में गया 5 बार, और 5 का भाग जाता है 1 बार। अब पूर्ण घन बनाना है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करते हैं? जिस प्रकार से 3 का एक जोड़ा बनता है तो 5 का भी एक जोड़ा होना चाहिए। तो 135 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें कितने 5 की आवश्यकता होती है? 2 5 की आवश्यकता होती है। ये 1 2 3 है, तो 5 के भी हमें क्या होना चाहिए? 3 जोड़ा होना चाहिए। तो 5 के 2 कम पड़ते हैं, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, तो हम इसे 25 से गुणा करना होगा। तो इसको 135 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 25 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 5 ये एक ही प्राप्त हुआ, जबकि घनमूल के अंदर हम ज्ञात करते घन ज्ञात करते हैं तो 3 संख्याओं का एक जोड़ा होता है। तो यहाँ 2 संख्या कम पड़ रही है, तो 5 गुणा 5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 25 हो गया। ये लिखा 3x + 10 बराबर -2x + 7 को समीकरण को हल करना है। तो पक्षांतर करते 3x -2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो गया, माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का हो गया, 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3 2 हो गए 5x, और 7 में से -10 में से 7 बाकी निकालेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। 10 है माइनस का और 7 है प्लस का, तो -10 में से 7 माइनस किया तो बच गया -3। अब हमें x का मान ज्ञात करना, तो 5 इसके बट्टे में आ जाएगा, -3/5। अगला सवाल है 2 मीटर 5 किलोमीटर को अनुपात में
में व्यक्त कीजिए, तो इसको अनुपात में व्यक्त करना है। तो हमारे पास ये लिखा 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर के अंदर 5000 मीटर हो जाएंगे। तो ये 2 मीटर और 5 किलोमीटर है, तो हम लिखेंगे 2 मीटर अनुपात 5 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया तो 5000 मीटर हो गया, 2 अनुपात 5000 मीटर। 2 में 2 का भाग एक बार गया और 50 में गया 25 बार, 2 जीरो 1 से उतार दिया, तो इसका अनुपात हो गया 1 अनुपात 2500। पहले मीटर और किलोमीटर दोनों इकाई अलग अलग है, दोनों इकाई को बराबर करना है, या तो मीटर को किलोमीटर में बदलो या किलोमीटर को मीटर में बदलो। तो हमने क्या किया कि 5 किलोमीटर को मीटर में बदल देते, ये हो गया 5000 मीटर। ये हो गया हमारे पास 5 किलोमीटर के अंदर 5000 मीटर, ये लिखा मीटर और ये लिखा किलोमीटर। 5 किलोमीटर के अंदर 5000 मीटर होता है, फिर 2 का भाग 2 में एक बार गया, इसमें गया 2500 बार, ये आ गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, तो हमने रिक्त भर दिया भुजा इंटू भुजा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लिख दिया हमने। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन का एक और भी सूत्र होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो ये हम यह लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। 2 फॉर्मूला होता है घनाभ के आयतन का, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h और घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अन्य सूत्र कौन कौन से? ये भी सूत्र आपको याद करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 बंद कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 बंद कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया? भुजा क्यूब। घनाभ का आयतन का सूत्र हो गया भुजा क्यूब, ये 3 है। चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो घनाभ का आयतन का सूत्र हो गया भुजा क्यूब, ये भुजा क्यूब। और चारों दीवार का क्षेत्रफल हो गया 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr बंद कोष्ठक में r प्लस h है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घनाभ का आयतन का एक सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इस प्रकार से आपको कम से कम ये फॉर्मूले है, आपको याद करना है और 1 नंबर का ये सवाल आता है। अब हमें बताना सत्य और असत्य। 3 माइनस घात 2 का मान 9 होता है, 1/2 माइनस 5 का मान 32 होता है, 2/5 की घात 2 का मान 4/6 होता है, और 1 की घात 7 भाग 1 की घात 8 का मान 1/1 होता है। इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, वो ज्ञात करते हैं। तो पहले सवाल लेते हैं हमारे पास 3 माइनस 2 का मान 9 होता है, तो हमने हल किया। 3 माइनस 2 का मान हल होता है। अगर घातांक माइनस में है तो हम इसको प्लस में लिखते हैं 1/m के रूप में, तो 3 की घात -2 है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे, तो यार ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी 3/2। अब इसको हम क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे, 3 × 3 1/9 होगा। तो हमारे पास हो जाएगा ये 3 की घात -2 का मान 9 होता है, ये असत्य है। इसका मान क्या होता है हमारे पास? 1/9 होगा, तो ये आपको यहाँ लिखना है असत्य। पहला में आ गया असत्य। दूसरा 1/2 माइनस 5 का मान 32 होता है, तो ये लिखा 1/2 माइनस 5। घातांक अगर माइनस में होती है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? घातांक प्लस में हो जाएगी। तो हमारे पास क्या किया हमने? घातांक को प्लस में, माइनस है घातांक, इसको प्लस में बदलना है, तो ये 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। अब 2 को हमने 5 बार लिखा, 1 को 5 बार लिखा, 2 को 5 बार लिख कर किया 32 और 1 आया, 32 में 1 का भाग है 32 बार, तो ये लिखा है कि 1/2 माइनस 5 का मान 32 होता है, ये सत्य है, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा सवाल हमारे पास क्या लिखा है? 2/3 का होल का मान होता है, तो ये 2/3 के ऊपर घातांक 2 है, तो इसको हमने 2 बार लिखा। 2 को 2 से गुणा करो तो क्या आएगा? 4, और 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा, 4/9 आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है? 2/3 का होल का मान 4/6 होता है, यह गलत है, असत्य है। लास्ट सवाल क्या लिखा है? 1 की घात 7 भाग 1 की घात 8 है, तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? घातांक को बीच में अगर भाग का चिन्ह है तो घातांक को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 7 माइनस 8, तो यहाँ 1 का घात माइनस में आ गया। जैसे ही घात माइनस में होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/a। तो ये इसका मान होता है 1/a, सत्य है।
तो पहला सवाल हमारे पास है असत्य, दूसरा हो जाएगा सत्य, असत्य और सत्य। ये मैंने वाक्य कर दी है। 3 की घात -2 है, तो इस घातांक अगर माइनस में होती है तो प्लस में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक ऊपर आता है, ये संख्या इसके बट्टे में आ जाएगी। अब 3 को 2 बार लेकर गुणा किया तो 1/9 आया। अगर घातांक माइनस में है तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। तो 2 तो ऊपर चला गया और 1 नीचे आ जाएगा। फिर 2 को 5 बार लेकर गुणा किया तो 32 आ गया। यहाँ अगर घात पर घात है तो इसका 2 घात है, तो इसका मतलब होता है 2/3 को 2 बार लेकर गुणा करना है। तो 2/5 2/3 को हमने 2 बार लिखा, फिर 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आया। और घातांक अगर बीच में दे रखा है आधार 1 है और बीच में भाग का चिन्ह दे रखा है, तो घातांक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 7 में से -8 किया तो माइनस का 1 आएगा। 8 माइनस की संख्या बड़ी है। जब घातांक माइनस में आता है तो इसको हम बट्टे में लिखते हैं 1/a। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो मान ज्ञात कीजिए। कुल संभव परिणामों की संख्या, अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता, सम संख्याओं की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। ये 4 सवाल दे रखे हैं। इसके अंदर हमें 4 सवाल ज्ञात करने। 4 नंबर का सवाल है, प्रत्येक सवाल एक नंबर का। तो एक पासे के कुल संभावित परिणाम, तो पासे के अंक कितने होते हैं, पासे के अंक होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो एक पासे को फेंकेंगे तो परिणाम क्या क्या आएगा, ये 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6। तो पहला सवाल आ गया, कुल संभावित परिणाम की संख्या कितनी होगी, तो ये होगी 6। 1 2 3 4 5 6, जो पासा पर गिनती लिखी होती है 1 से 6 तक। दूसरा लिखा है अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5, ये 6 दे रखा है ना, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है। अब प्रायिकता ज्ञात करते हैं अभाज्य संख्याओं की संख्या बटा कुल संख्या। तो अभाज्य संख्या कितनी आई हमारे पास, 1 2 3, तो लिखेंगे 3। और कुल संख्या कितनी है, 6, तो लिखेंगे 6। 3 का भाग 3 में एक बार गया, 6 में गया 2 बार, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/2। देखिए अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्या कितनी आई है, 2 3 5 है, तो कुल संख्या कितनी हो गई 3, तो ये लिखा 3। और कुल संख्या कितनी हो गई 6, तो 6। 3 में 3 का भाग एक बार गया, 6 में 2 बार गया, तो इसकी प्रायिकता 1/2। सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो सम संख्या कौन कौन सी होगी हमारे पास, ये 2 4 6, तो सम संख्या लिखा 2 4 6। और प्रायिकता ज्ञात करना सम संख्याओं की संख्या बटा कुल संख्या। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो ये 3 लिखा। कुल संख्या कितनी आ गई 6 6। दोनों में 3 का भाग एक बार गया, 6 में 2 बार गया, तो हमने लिख दिया 1/2 ये सम संख्या। 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या 5 और 6। तो परिणाम प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 4 से बड़ी संख्याओं की संख्या कुल कितनी संख्या आई, 2 आई, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/6। 2 में 2 का भाग है एक बार और 6 में जाता है 3 बार। तो 4 से बड़ी संख्या कितनी होती है हमारे पास, 5 और 6 ही होती है। ये कितनी संख्या है, 2, तो हमने लिखा 2। और पास के कुल अंक कितने होते हैं, 6, तो 6। तो दोनों काट दिया तो 1/2 1/3 आ जाएगा आंसर इसका। मिलान कीजिए। 2a - 3b में से -4a - 3b को घटाना है और 4pq को 3p - 4q से गुणा करना है। 10y² है, -4xyz इंटू गुणा -7xz है। इसके साथ हमें मिलान करना है। पहले के अंदर दे रखा 12p² क्यू -16pq की घात 3 है, -2a है, 28x² y और z की घात 2 है, 2y गुणा 6y है। अब पहला सवाल हमारे पास क्या लिखा है, मिलान के ज्ञात कीजिए। 2a - 3b में से 4a - 3b को घटाना है। तो हम ये लिखा यहाँ पर 2a - 3b में से 4a - 3b को घटाना है। तो ये लिखा 2a - 3b और ये 4a, तो ये 4a लिखा, -3b का -3b लिखा। घटाना है तो चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये माइनस है और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस माइनस आपस में कट गया। 4 माइनस का है, 2 है प्लस का। 4 में से 2 बाकी निकाल दो तो माइनस का 2a बच गया। वापस देखो, ये जो आगे कोई चीज़ नहीं तो यहाँ प्लस मानते हैं, प्लस का ये क्या हो गया माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ आपको कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा तो यह प्लस होता है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब ये चिन्ह माइनस का और ये चिन्ह प्लस का तो आपस में कट गए हैं। और ये 4 अब माइनस का है तो 4 में से 2 गए तो माइनस के 2a बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 2a। तो यहाँ 2a कहाँ लिखा, ये 2a लिखा है। तो पहले का मिलान होगा b के साथ। दूसरा सवाल लिखा है 4p इसे गुणा करना है। तो 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आया, p को p से गुणा किया तो p² और q का q लिखा। वापस देखो, 4 को 3 से गुणा करना तो 4 × 12, p को p से गुणा किया p² और q का q लिखा। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, p को और q है, p का p लिखा और q
दो है यहाँ पर और यहाँ क्यू एक है, दो ये कितने हो गए 3, तो पी क्यू की घात 3 हो गई। 4 × 4 16, पी अकेला तो पी लिखा, क्यू एक है और क्यू 2 है, तो यहाँ क्यू हो गया 3। तो पहले का मिलान क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12p² क्यू माइनस 16pq। तो दूसरे का मिलान हो गया a के साथ। तीसरा सवाल क्या है, 10y²। तो 10 के टुकड़े क्या होता है, 2 × 5, और y को हमने 2 बार लिख दिया, y × y, तो 2y × 5y। तो 10 का मिलान किसके साथ होगा हमारे पास, 2 × 5, 2 × 5, ये लिखा 2y और 5y। तो इस 3 का मिलान हो जाएगा हमारे पास d के साथ। अब अगला सवाल है -4xyz × -7xz। तो माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस हो गया, प्लस को लिखते नहीं है, 4 को 7 से गुणा किया 28 आया, x को x से गुणा करेंगे तो x² रहेगा, y अकेला तो y लिखा, z को z से गुणा किया तो z² रहेगा। वापस देखो, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस लिखते नहीं है, 4 को 7 से गुणा किया तो 28 आया, x को x से गुणा किया तो x² आ जाएगा, y अकेला है तो y लिखा, z को z से गुणा किया तो z²। तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर 28 x² और y²। तो ये इसका मिलान हो गया। अब आपको मिलान कर देना यहाँ पर। तो पहले का मिलान b के साथ होगा, दूसरे का मिलान a के साथ होगा, तीसरे का मिलान d के साथ होगा, चौथे का मिलान c के साथ होगा। तो आपको ये मिलान करना है। वापस देखना, आपको सवाल अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस पूछ लेना है और वीडियो को लाइक करना है। देखो 2a - 3b में से 4a - 3b को घटाना है। तो पहला पर सेम टू सेम लिखा 2a - 3b, अब यहाँ लिखा है 4a और -3b, में से घटाना है तो हम यहाँ घटाने पर लिखते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाता है, ये माइनस का चिन्ह क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब माइनस का 3b और प्लस का 3b आपस में कट गया, 4 माइनस का है तो 4 में से 2 माइनस किया तो हमें माइनस का 2a बच गया। दूसरे में क्या लिखना है, 4pq को इससे गुणा करना है, तो 4 को 3 से गुणा किया 12 आया, p से गुणा किया p² है, q का q लिखा, 4 को 4 से गुणा किया 16 आया, p अकेला तो p लिखा, q 1 है और यहाँ q 2 है, तो q की घात 3 हो गया और माइनस का माइनस लिख दिया। 10y² है तो 2 × 5, 10 के टुकड़े हो गए, y को 2 बार लिख दिया, 2y और 5y हो गया। अब इसको गुणा करना है तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, प्लस लिखते नहीं, 4 और 7 को गुणा किया तो 28 आया, x को गुणा किया तो x² रहेगा, y का y आया, z को z से गुणा किया तो z² होगा। पाइथागोरस थियरम लिखिए जिसका एक सदस्य 14 दे रखा है। तो पाइथागोरस थियरम के लिए 2m m² - 1 m² + 1 होता है। तो ये पाइथागोरस थियरम के लिए फॉर्मूला है। पाइथागोरस थियरम के लिए 2m m² - 1 है और m² + 1 है। यह m का मतलब होता है 14। तो ये लिखा हमने 2m = 14, जो संख्या दे रही वो लिखा। अब m का मान ज्ञात करना है तो 14 के अंदर 2 का भाग दे दिया, 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, 14 में 2 का भाग है 7 बार। यहाँ लिखेंगे m² - 1, तो m का मान 7 आया तो 7 को ऊपर 2 घातांक लिख दिया और -1 लिखा, 7 को 2 बार लिखा, 7 × 7 -1, 7 × 50, 50 में से 1 है तो 48 बच गया। ये हो गया m² + 1। m का मान हमारे पास कितना है 7, तो 7 को 2 बार लिखना आपको, +1 जोड़ देना, तो 7 को 2 बार लिखकर गुणा किया तो 50 आया, 50 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 50 हो गए, ये 50। तो पाइथागोरस थियरम हो गया हमारे पास 14, 48 और 50। ये बहुत सिंपल सवाल है। पाइथागोरस थियरम के लिए फॉर्मूला आपको याद करना है, कौन सा होगा, 2m m² - 1 है और m² + 1 होता है। पहले सबसे पहले 2m को आपको 14 के बराबर लिखना है, तो 2m = 14 लिखा, m का मान ज्ञात करना है, 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, 14 में 2 का भाग है 7 बार। अब ये m² - 1 है, m का मान हमारे पास ज्ञात हो गया 7 है। अब m की जगह हम 7 लिखेंगे, -1 लिखा, ऊपर घातांक 2 है तो 7 को 2 बार लिखना है और 7 को 2 बार लिखकर गुणा किया तो 49 में से 1 गया तो 48। या m का मान आ गया 7, 7 के ऊपर घातांक 2 है, 7 को 2 बार लिखा, 49 के अंदर 1 जोड़ दिया 50। तो पाइथागोरस में 14, 48 और 50 हो गए। 18 सवाल, 120 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% बट्टा दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोट सवाल है, 120 रुपये वाली वस्तु है, अंकित मूल्य
तो अंकित मूल्य लिखा हमारे पास 120 रुपये बट्टा दिया जाता है 20%। इस बट्टा का मतलब होता है छूट। छूट का मतलब होता है कि 100 रुपये की चीज़ है, ये प्रतिशत लिखा है ना, इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ है, उसमें से 20 रुपये कम कर दिया जाए तो वो कितने में मिलेगी, 80 रुपये में मिलेगी। बट्टा का मतलब होता है छूट है, और ये प्रतिशत में दे रखा है तो 100 में से घटाना है। तो पहले वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपये है तो 20% की छूट दी जाती है, तो 20 कम कर दिया जाए तो 100 में से 20 कम कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 80 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80 रुपये। तो 100 में से आपको 20 कम करना है। जब अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात होता है। अब हम यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य 100 रुपये हो तो विक्रय मूल्य 80 रुपये होगा। अंकित मूल्य 1 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 80/100 होगा। ये 100 है ना, इसके बट्टे में आ जाएगा। अब अंकित मूल्य हमारे पास 120 रुपये दे रखा है, तो अंकित मूल्य 120 रुपये हो तो विक्रय मूल्य होगा 80/100 गुणा 120। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो। 8 × 12 इंटू क्या तो 96, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 96 रुपये होगा। वापस देखो, 120 रुपये वाले अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% बट्टा दिया जाता है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और विक्रय मूल्य ज्ञात होता है। तो अंकित मूल्य दे रखा हमारे पास 120 रुपये और छूट दे रखी है 20%, तो इसका वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपये। ये 100 में से आपको 20 बाकी निकालना। बट्टा का मतलब होता है छूट। अब हमें लिखेंगे अंकित मूल्य 100 रुपये हो तो विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये होगा। जब अंकित मूल्य 1 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 80/100। ये 100 इसके बट्टे में आ जाएगा। और अंकित मूल्य 120 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 80/100 गुणा 120। 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काटा, 8 और 12 का गुणा किया तो 96, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, हमारे पास 96 रुपये होगा। अगला सवाल, एक घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। किनारे का मतलब होता है भुजा। तो माना कि घन की पहली भुजा है या किनारा x है, अब दुगुना करने पर ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। 6 का 6 लिखा है, पहली भुजा कितनी x है तो ये लिखा है x, तो इसका क्षेत्रफल होगा 6x स्क्वायर वर्ग इकाई। ये घनाभ की प्रत्येक भुजा, ये घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए। तो पहले घन भुजा x है, अब दुगुना कर दिया जाए तो यहाँ लिखेंगे दुगुना करने पर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। भुजा को दुगुना कर दिया जाए 2x हो गया, तो 6 का 6 लिखा, 2x को 2 बार लिखा, 2 × 2 2x। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो इस 2x को हमने 2 बार लिखा, 2x और ये 2x। 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ये लिखा 24x स्क्वायर। तो पहले आएगा 6x स्क्वायर, अब आएगा 24x स्क्वायर। तो प्रश्न अनुसार गुणा वृद्धि होगी। 24x स्क्वायर में 6x स्क्वायर का भाग देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर घट गया, और 24 में 6 का भाग गया 4 बार, तो 4 गुणा वृद्धि होगी। वापस देखो, एक घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए। तो पहले घन की भुजा को हमने x माना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा को x माना तो यह 6x स्क्वायर हो गया। अब यह लिखा दुगुना करने पर, तो यहाँ लिखा है कि भुजा को दुगुना कर दिया जाए, किनारे को दुगुना कर दिया जाए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2x हो जाएगी। दुगुना करने पर भुजा क्या आएगी, 2x। तो यहाँ लिखा 2x, 2x को 2 बार लिखा, 6 का 12 2 बार बोला, 12 12 दूना 24, 24 x को x से गुणा किया था x स्क्वायर। अब पहले क्षेत्रफल आया हमारे पास 6x स्क्वायर, और दूसरी बार दुगुना करने पर आया 24x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दिया, 6 का भाग गया 4 बार, तो 4 गुणा वृद्धि होगी। गुणन या 4p - 12q, तो 6 के हमने टुकड़े किए, 6p - 12q, तो 6 के टुकड़े किए 2 गुणा 3, और 12 के टुकड़े किए 2 2 3। 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 3 का भाग है 1 बार। तो 6p की जगह लिखा 2 × 3 गुणा p, माइनस का माइनस लिखा, 12 के टुकड़े कर दिए 2 गुणा 3 और गुणा q। अब देखो, ये 2 और ये 2 मिलता है, ये 3 और ये 3 मिलता है, 2 और 3 मिलता है, तो इसको लिख दिया 2 गुणा 3। कोष्टक में यहाँ क्या बच गया, p माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2q बच जाएगा, 2q। 3 और 2 को गुणा किया 6, p - 2q आ जाएगा। तो इससे पहले 6 और 12 का हमने अभाज्य गुणन कर दिया। अब यह 2 और 3, यहाँ 2 और 3 मिलता है तो हमने 12 लिखा, यहाँ पीछे बच गया p, और यहाँ 2 और q बच गए तो 2q लिखा हमने। तो ये 2 6p और 12q के यहाँ आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। आगे लिखा है 10 a की घात 2 - 15 b स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर है। इसके अंदर देखो, 10 के टुकड़े कर दिए 2 गुणा 5 a स्क्वायर, 15 के टुकड़े कर दिए 3 गुणा 5 b स्क्वायर, और 20 के टुकड़े कर दिए 2 गुणा 2 5 c स्क्वायर। अब इनमें कौन सी संख्या मिलती है हमारे पास, तो ये 5 और ये 5 मिलता है, तो 5 को बाहर लिखेंगे, जो संख्या बची है उसको कोष्टक के अंदर लिख देंगे। तो
तो यहाँ 2 और ए स्क्वायर बचा तो 2 ए स्क्वायर लिखा, यहाँ 3 और बी स्क्वायर बचा तो 3 बी स्क्वायर लिखा, और यहाँ 2 और सी स्क्वायर 2 इंटू 2 और सी स्क्वायर बचा, 2 को 2 से गुणा किया 4 सी स्क्वायर लिखा। जो संख्या मिलती है ये 5 5 मिलता है तो इसको अंदर बाहर लिख दिया, बाकी की संख्या को कोष्टक के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ लिखा 2 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, यहाँ 3 और बी स्क्वायर बचा तो 3 बी स्क्वायर बचा, यहाँ 2 इंटू 2 4 हो गया, और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर लिखा। ये विषय से यही करना आपको, जो संख्या मिलती है उसको हम बाहर लिखा, 2 और 2 मिलता है तो बाहर लिखा, 3 और 3 मिलता है तो बाहर लिखा, जो नहीं मिलता है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं। ये कोई नहीं मिलता तो पी का पी लिखा, ये 2 और क्यू नहीं मिलता तो माइनस के 2 क्यू लिख दिया। अब 2 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और ये संख्या सेम टू सेम लिख दी हमने। तीसरा सवाल है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ये 4 पदों में है तो प्रथम 2 पद लेते हैं, ये 2 पद लेते हैं। इसके अंदर तो कौन कौन सी संख्या मिलती है, एक्स एक्स मिलता है, जो मिलता है उसको एक्स लिखा, और जो नहीं मिलता है उसको कोष्टक के अंदर लिख दिया। तो ए और बी नहीं मिलता तो ए प्लस बी को हमने कोष्टक में लिख दिया। यहाँ वाई और वाई मिलता है तो वाई को बाहर लिखा, और इसको ए और बी को हमने कोष्टक के अंदर लिख दिया। ये माइनस और ये माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ए प्लस बी सेम टू सेम लिखा, ये एक्स माइनस वाई है तो ये लिखा एक्स माइनस वाई है। ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब हमें 6 के 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर 6 आवे, गुणा करें तो 8 आना चाहिए। तो 8 किसके पाड़े में आता है, 8 ए के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में 8 4 बार आता है, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 6 की जगह लिखेंगे 2x प्लस 4x प्लस 8। यहाँ एक्स 2 बार लिखा एक्स इंटू एक्स, ये लिखा 2 इंटू एक्स, और 4 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 2x, और 8 के टुकड़े हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ देखो कौन कौन सी संख्या मिलती है, यहाँ हमारे पास x और x मिलता है तो ये x बाहर लिखा, फिर ये x यहाँ बच गया और यहाँ से 2 बचा 2 लिखा। देखो ये x और ये x मिल गया तो जो मिलता है उसको बाहर लिखा, यहाँ x और प्लस 2 है, इसको कोष्टक बंद कर दिया। यहाँ कौन कौन सी संख्या मिलती है, ये 2 मिलता है, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो यहाँ लिखा 4, और यहाँ क्या जो नहीं मिलता है उसको कोष्टक में कर दिया x, और यहाँ पे क्या मिल गया हमारे पास 2 मिलता है तो यहाँ लिख दिया 2। ये 2 है ना, ये 2 इंटू 2 4 तो बाहर आ गया, फिर पीछे बचा 2 तो 2 को अंदर लिख दिया। x प्लस 2 बराबर है तो लिखा x प्लस 2, और x प्लस 4 है तो x प्लस 4 लिख दिया हमने। भाग दीजिए 5x स्क्वायर माइनस 80 भाग 5x x प्लस 4 है। अब ये 5x स्क्वायर माइनस 80 लिखा, ये भाग वाली संख्या इसके बट्टे में लिख दिया हमने। 5 और 80 में 5 कॉमन आता है तो 5 और 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 80 के टुकड़े किए हमने, 80 में 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 है तो 80 के टुकड़े कितने आ गए हमारे पास, 5 बार लिखा 5, और 5 बार लिखा तो यहाँ लिख दिया 5, 5 का भाग 80 में गया 16 बार तो यहाँ लिख दिया हमने 16, फिर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 16, और ये सेम टू सेम वाला x प्लस 5x लिख दिया। इसके 2 टुकड़े होते हैं, एक x माइनस 4 और x प्लस 4, एक बार हम इसको माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो एक बार माइनस 4 लिखा एक बार प्लस 4 लिखा। x प्लस 4 से x प्लस 4 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, ऊपर बच गया x माइनस 4, नीचे बच गया x। ये लिखा x, ये भाग है, भाग वाली संख्या को बट्टे में लिखा, फिर x प्लस 2 पद काट दिया, ये पीछे क्या बच गया x माइनस 1 बचा तो x माइनस 1, ये संख्या इसके बट्टे में लिख देना आपको भाग वाली संख्या वाली, फिर x से x ये संख्या जो कटती है वो काट देना आपको, x माइनस 1 बचा तो ये लिख दिया हमने। अगला सवाल है 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भाग 14x वाई जेड, तो ये लिखा हमने 14, 7 का भाग 14 में गया 2 बार तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बार, ये लिख दिया 2 बार। x की घात 2 है तो x को 2 बार लिखा, y 2 बार है तो y 2 बार लिख दिया हमने, z 2 बार तो z को 2 बार लिखा। अब x y z तो x से x कटा, y से y कटा, z से z कटा, पीछे x बच गया, y बच गया और z बच गया, तो ये लिख दिया x y z, और 7 का भाग 14 में गया 2 बार, 7 में 7 का भाग जाता है 1 बार, और 7 का भाग 14 में जाता है 2 बार, ये 1 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1/2 x y z लिखा। अब हमारे पास अगला सवाल है, ये 5pq माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भाग 2p p प्लस क्यू, इस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के 2 टुकड़े होते हैं, एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला। अब ये प्लस से ये प्लस काट दिया और p से p काट दिया तो पीछे बच गया 5/2q, और ये p माइनस क्यू बच गया है। वापस देखिए
ये 5p क्यू लिखा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो ये लिखा 5p क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और एक्स की सेवन ये लिख दी 2p p प्लस क्यू लिख दिया। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के दो टुकड़े होते हैं, एक माइनस और एक बार प्लस होता है, तो प्लस वाला प्लस से काट दिया और पी से पी काट दिया, 5q/2 p माइनस क्यू बच गए, तो 5/5q/2 p माइनस क्यू लिख दिया हमने। हमें इसका x का मान ज्ञात करना है, बहुभुज दे रखा है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है, ये x का मान ज्ञात करना। तो हम ये जानते हैं कि बहुभुज के सभी 22 कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हम ये लिखेंगे x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, तो हमने लिख दिया x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर 360। 360 कहाँ से आएगा कि सभी 22 कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। फॉर्मूला याद करना, बहुभुज के सभी 22 कोणों का योग 360 होता है। फिर 90 60 90 और 70 को जोड़ दिया, 310 आ गया। अब हम पक्षांतरण करते हैं, 360 में से 310 माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 50 डिग्री का। ये लिखा एक समभुज भुज की भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री का हो। अंत्यकोण दे रखा है और बहुभुज की भुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो बहुभुज की भुजों की संख्या का सूत्र होता है 360/1 बाह्य कोण। बाह्य कोण हमारे पास है नहीं है, तो हमारे पास क्या लिखा है, एक समभुज की भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री का हो। तो हम बाह्य कोण ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखते हैं बाह्य कोण बराबर 180 माइनस एक अंत्यकोण। अंत्यकोण 165 डिग्री दे रखा है, तो 180 में से 165 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 15 डिग्री का। अब हम यहाँ लिखेंगे भुजाओं की संख्या 360/1 बाह्य कोण। 360 के अंदर हम 15 का भाग देते हैं, तो 360 में 15 का भाग कितनी बार गया, 24 बार, तो हम ये लिखेंगे भुजाओं की संख्या 24 होगी। वापस देखो, ये लिखा एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री का दे रखा है। जब अंत्यकोण दे रखा है तो हमें बाह्य कोण ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे बाह्य कोण 180 माइनस एक अंत्यकोण। 180 में से 165 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री बच जाएगा, ये आ गया बाह्य कोण। अब भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला लगाते हैं, 360/1 बाह्य कोण। 360 के अंदर 15 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 24, तो भुजाओं की संख्या होगी 24। अगला सवाल है, एक समभुज की भुजाएं 10 दे रखी है तो प्रत्येक अंत्यकोण ज्ञात करना। इसका उल्टा हो जाएगा, अंत्यकोण ज्ञात करना है, तो पहले हम ज्ञात करते हैं बाह्य कोण ज्ञात करते हैं। तो बाह्य कोण का सूत्र क्या होता है, 360 भुजाओं की संख्या दे रखी है, तो बाह्य कोण लिखा हमने, वो 360 दे रखा है और भुजाओं की संख्या 10 है, 0 से 0 काट दिया 36, तो बाह्य कोण कितने आ गए हमारे पास 36 डिग्री आ गया। ये लिखा है समभुज की भुजाओं की संख्या 10 दे रखी है, प्रत्येक अंत्यकोण ज्ञात करना। अंत्यकोण ज्ञात करने से पहले हमें बाह्य कोण ज्ञात करना होगा, तो लिखेंगे 360 भुजाओं की संख्या, 360 में 10 का भाग दिया, 0 से 0 काट दिया, ये 36 डिग्री बच गया। अंत्यकोण क्या होगा, 180 माइनस एक बाह्य कोण। 180 में से हम ये बाह्य कोण माइनस कर देते, तो अंत्यकोण हो जाएगा हमारे पास 144 डिग्री का। रेखिक आलेख खींचना है, ये रुपये लिखा है, उस पर ब्याज है 1000 रुपये, 2000, 3000 और 5000, 10,000। इसका ब्याज 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये। सबसे पहले हमें पैमाना मानेंगे, ओ एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1000 रुपये और ओ वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 100 रुपये ब्याज के रूप में माना है, 100 रुपये ब्याज। अब आपको है ना ये ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ हमारे पास ऐसा हो गया, देखिए ये जो रेखा है ओ एक्स कहलाती है, नीचे वाली रेखा ये ओ एक्स कहलाती है। यहाँ हमने लिखेंगे 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000 ये रुपये। और ये ओ वाई एक्स वाली रेखा है, इसको हम ब्याज लिखेंगे। यहाँ से गिनती करेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे करते करते जाएंगे हम। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पर 1000 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज है, तो ये 100 रुपये पर हमने गिनती लगा दी। 2000 पर हमारा 200 रुपये का ब्याज है, तो यहाँ लगा दिया। 3000 पर 300 का ब्याज है, तो यहाँ लगा दिया। और यह आगे 4000 पर हमारे पास है 500 रुपये ब्याज, तो ये 500 रुपये पर लगा दिया बराबर में। अब 5000 रुपये ब्याज हमारे पास आ गए 500 रुपये, तो ये 500 रुपये लिख दिया। और हमारे पास ये 6000 है, 6000 पर ब्याज कितना आ गया हमारे पास, जो आया है वो लिख दिया। 6000 पर ब्याज देखो कितना है हमारे पास, 10,000 पर 1000 रुपये है, 5000 पर ये 500 रुपये है। तो यहाँ पर 6000, 7000 पर ब्याज नहीं है, 8000 पर ब्याज नहीं है, 9000 पर ब्याज नहीं है, केवल 10,000 पर ब्याज है। 10,000 पर कितना है ब्याज है, 10,000 पर हमारे पास ब्याज आ गया 1000 रुपये, तो ये हमने
यहाँ बिंदी लगा दिया। अब हम इन सब बिंदुओं को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये 8 नंबर का सवाल है और बहुत ही मोट सवाल है, अच्छी तरह से आप इसको मिलाकर जाना। ये 8 नंबर का सवाल है और आपको ये प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को लाइक करना है और जो प्रश्नावली भारी लगती है इसके बारे में बताना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। धन्यवाद।